नमस्कार दोस्तों। अदानी कह रहा है नरेंद्र मोदी बड़े महान नेता हैं, बड़े महान प्रधानमंत्री हैं और उनकी महानता के कारण ही देश दुनिया में देश का परचम लहरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंबानी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता ही नहीं हुआ, वो ऐसा प्रधानमंत्री जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी पूरा दुनिया जो है आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया आज झुकती है, सुनती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। कमोबेश इसी तरीके से तमाम मोदी भक्त भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और वो सब यही बखान करते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरा बखान कराए। तो साहब लगता है बिल्कुल सही। ये सारे शब्द कहां कहे जा रहे थे? गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात का आज शुरुआत करी जा रही थी। नरेंद्र मोदी वहां पर दो तीन छोटे छोटे देशों के नेताओं को बुला करके और कि उन राष्ट्राध्यक्षों के साथ में इस तरह से हो रहा है कि यूएई में और यहां और वहां। तो साहब उनमें दो मुस्लिम नेता थे, तो आप समझ सकते हैं जिन मुसलमानों को गाली देते हैं उन्हीं की बदौलत वाइब्रेंट गुजरात की बात कर रहे थे। और जिन पूंजीपतियों के वो पोषक हैं, जिनको वो सबसे आगे बढ़ाते हैं और देश के लोगों का छीन करके इस देश को कर्जदार बना करके इस देश का सोना बेच करके जिनको आगे बढ़ाते हैं, वही लोग उन्हें सबसे महान बता रहे थे। तो जब ये महान बता रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो साहब फिर आया कि आखिर कहां कहां डंका बज रहा है। अपने अड़ोस पड़ोस भी तो यह हालत बद से बदतर है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से। जिस तरीके से चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान, तो चलिए पुराना हमारी लड़ाई है, चीन है, चीन के साथ साथ दूसरे और देश हैं, तो नेपाल जैसे तक देश हमको, बर्मा जैसे देश हमको आंखें दिखा रहे हैं। और इसके बाद में हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत बड़े विश्वगुरु बन गए। और दुनिया की यदि बात करें तो दुनिया में जिन देशों के हम उपभोक्ता हैं, जहां जो देश हमें माल बेचते हैं, वो तो सीधी सी बात है हमारे लिए हां हां करेंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को तो निश्चित रूप से वो करता है। तो हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ता बना दिया है। जो हिंदुस्तान एक वक्त में बड़ी मुश्किलों के बाद में उपभोक्ता से निर्माता बना था। आप याद करिए, अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश के तमाम कुटीर उद्योग और तमाम धंधों को बंद करा दिया था और सब कुछ बाहर से आता था। सुई नहीं बनती थी इस देश में, लेकिन पंडित नेहरू ने कमान संभालते ही इस देश में सब कुछ शुरू किया। उद्योग भी शुरू किए, कुटीर उद्योग भी शुरू किए और सब कुछ किया। नतीजता हम दुनिया भर में अपना झंडा फहरा सके, हम दुनिया में तमाम चीजें निर्यात करने लगे थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जब यह उल्टी हो तो लगता है कि सारी पूंजी कहां जा रही है? नरेंद्र मोदी के इन्हीं पूंजीपति मित्रों के पास में। इसके बाद इस देश की बेटियां जिस तरीके से कलंकित हो रही हैं, जिस तरीके से उनके साथ में तमाम अपराध हो रहे हैं, और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में बेटियों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया है। और
आप अभी हाल ही में 1-1.25 महीना हुआ, चुनाव हुए हैं और राजस्थान में सरकार बनी है, और उसके बनते ही रोज बरोज रेप की घटनाएं हो रही हैं, और एक नहीं हो रही, दो नहीं हो रही, रोज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। महिलाओं के रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन गई है भारतीय जनता पार्टी। तब आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। तो जगह जगह महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, दूसरी घटनाएं हो रही। इसके बाद आप बिल्किस बानो का जिक्र कर लीजिए। उसके साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ था, जिस तरीके से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उसके साथ रेप किया था, और तमाम घटनाओं के बाद में उन बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उनको छोड़ दिया गया, उन जघन्यतम अपराधियों को। और जब सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नागरत्ना ने उन्हें इंसाफ दिया, तो साहब उनको गायब कर दिया गया है। उस जिले का एसपी कहता है हमें पता नहीं वो लोग कहां हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर का पता नहीं। पूरी दुनिया जान रही है, इतनी इतनी चर्चाएं हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि साहब कहां गए, क्या है, कौन है। तो यह स्थिति है। मुस्लिमों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से उमर खालिद की याचिका बार बार सुप्रीम कोर्ट में लगती है और उसमें डेट बढ़ा दी जाती है, उसकी जमानत पे सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। इतने डरे हुए जजेज हैं, इतने कायर जजेज हैं, न्यायपालिका इतनी डर गई है, सरेंडर कर गई है कि उसकी संवैधानिकता खत्म हो गई है, न्याय कानून का शासन खत्म हो गया है। तो वह भी हम सामने देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले जितने लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार के लोग हों, उनकी पार्टी के लोग हों, या उनके पोषित तथाकथित संत महात्मा हों, वो धर्माचार्य हों, वो सब जो नफरत फैलाते हैं, उनके ऊपर इतनी अदालतें, इतनी सरकार, इतनी पुलिस, सब कोई मेहरबान होते हैं कि साहब वो कुछ भी कह ले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही स्थिति है। यह स्थिति है कि पीएचडी किया हुआ लड़का जाके चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा होता है। यह स्थिति होती है इंजीनियरिंग किए हुए, बीटेक किया हुआ लड़का जाके कुली का काम करता है। इसी तरीके से तमाम किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे और वर्ग के साथ हो रहा है। तो रोजगार का भयंकर संकट पैदा कर दिया गया है। उसके बाद में नौकरियां देने, तमाम पदों पर नियुक्तियां सिर्फ इस आधार पे होती हैं कि आपका संघ से क्या रिश्ता है, आपका भाजपा से क्या रिश्ता है। एससी, एसटी, ओबीसी, इनके जो पद हैं, जो पहले से स्वीकृत पद हैं, उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं। जिन इंस्टीट्यूट्स में आईआईटीज और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये बच्चे पढ़ते थे, वहां से इनको निकलना पड़ रहा है, या वहां पर एडमिशन नहीं हो रहा है। यह दशा है। इस देश के 14.25 लाख लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी है परेशान होकर के। आप सोचिए देश को कहां पहुंचा दिया है। तभी इस न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, और उसके जरिए उन्होंने अपना विजन भी प्रस्तुत कर दिया कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, और उसके लिए कांग्रेस के पास में क्या कार्य योजना है, कैसे वो एक बेहतरीन और शानदार सरकार दे सकेगी, और कैसे एक बेहतरीन काम कर सकेगी। तो इसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से बता दिया है। और जब वो ये बता दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार डर गई है, कांप रही है। उनकी यात्रा न हो, उसमें विघ्न डाले जाएं और न जाने क्या क्या हो, इसके लिए सारे काम शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने का फैसला किया, इंफाल से करने का फैसला किया। तो जिस सार्वजनिक मैदान से उन्होंने यह यात्रा शुरू करने का किया, उसकी अनुमति के लिए चिट्ठी दी, और 1 हफ्ते बाद भी चिट्ठी पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो संगठन मंत्री ने, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सबको भेजा, मुख्यमंत्री के पास भी भेजा, चीफ सेक्रेटरी के पास भी भेजा। उन्होंने कहा बिल्कुल यह अनुमति मिल जाएगी, लेकिन बाद में चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे दिया गया। बुरी स्थिति में है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, उसके लिए जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं। 8.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, आपने इंसाफ नहीं दिया। जिन बेटियों के साथ में रेप हुए, गैंग रेप हुए, उनकी नग्न परेड निकाली गई, उनको आपने इंसाफ नहीं दिया। हालात ये है, वहां 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, आज भी वहां गोलीबारी हुई है, और उसके बावजूद आपने इंसाफ नहीं दिया। तो इसके लिए दोषी कौन है? आप हैं। कांग्रेस तो शांति और सौहार्द की बात कर रही है, सबको जोड़ने की बात कर रही है, मदद करने की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको तो सहर्ष अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन जब आप ये करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आप डरते हैं तो डरते रहिए। आपके तमाम सारे नेता, रविशंकर प्रसाद कहते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ा मनोरंजन होगा। इसी तरीके से इनके जो है एक मंत्री है किरण रिजिजू, वो कहते हैं कि राहुल गांधी मौज मस्ती के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई और कुछ बोलता है, कोई बोलता है नफरत फैलाने के लिए, कोई कुछ और बताने के लिए। जब तमाम सारे आपके नेता इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो यह लगता है कि कितना आप डरते हैं, कितना डरे हुए हैं। आप अनुमति देने से डर रहे हैं, आपसे तो कुछ और नहीं मांग रहे, हम तो सीधे वहां करें निकल जाए, यही तो उन्होंने कहा। लेकिन आपको उसमें भी परेशानी है, उसमें भी डर है। हालात ये हैं कि राहुल गांधी की जिन 15 राज्यों से यात्रा निकलनी है, तमाम राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं और उनमें खलबली मची हुई है। और जहां इनका शासन नहीं है, वहां जो विपक्षी दल या दूसरे और लोग हैं, उनमें भी डर समाया हुआ है। इतना डर क्यों है राहुल गांधी का? क्योंकि जब अन्याय होता है, भ्रष्ट होता है, लोगों के साथ में दुराभाव करता है, तब व्यक्ति डरता है। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी डबल इंजन की सरकारें और उनके सहयोगी विपक्षी नेताओं की सरकारें डर रही हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी की यात्रा से। कि राहुल गांधी जब चलते हैं तो तमाम फैसले बदल देते हैं। जब वो चले थे तो कर्नाटक फैसला बदल गया, हिमाचल बदल गया, और ये दोनों ऐसे राज्य थे जहां सबसे ज्यादा हिंदू है। इससे आप समझ सकते हैं, इसलिए इनका डर है। राहुल गांधी की जो छवि खराब की थी, झूठ बोला गया था, उसका खुलासा हो जाता है, इसलिए डरते हैं। तो यह डर बताता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी कितने कायर हैं। जो 56 इंची सीने की बात कहते हैं दुनिया इनके आगे झुकती है, दुनिया नहीं झुकती। ये खुद इतने डरे हैं कि राहुल गांधी तक से डर रहे हैं, अनुमति देने से डर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया, जयराम रमेश और संगठन मंत्री ने कह दिया स्पष्ट तौर पे कि इंफाल से ही शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप नहीं देंगे वह मैदान तो हम कहीं और व्यवस्था करेंगे, और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है। तो यह स्थिति है कि यात्रा शुरू नहीं हुई, डर शुरू हो गया। साहब, राहुल गांधी ने विजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है 3 आधार हैं हमारे। पहला आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय ऐसे कि जो जिस योग्य है, जो उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार युवाओं को उनके रोजगार मिलने चाहिए। जो छोटे कारोबारी हैं उन सबको, एमएसएमई सेक्टर के लोगों को, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ पूंजीपतियों का राज्य नहीं बना देना चाहिए, और सिर्फ पूंजीपतियों को सब नहीं सौंप देना है। जो मिडिल क्लास है उसकी बचत खत्म हो गई है, वो अपनी बचत और सब कुछ खत्म करके जिस तरीके से अपने आप को मुश्किल से जी रहा है, उसको मदद करनी है। और पूंजीपतियों को सिर्फ अपने काम तक सीमित रखना है। तो राहुल गांधी ने इसका पूरा विजन प्रस्तुत कर दिया।
उन्होंने कहा किसी से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन किसी की मोनोपोली भी नहीं होगी। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। इससे ही तो अदानी अंबानी जैसे लोग डरते हैं, क्योंकि वो सरकार के पैसे से, सरकार की जमीनों से, सरकार के बूते सब कुछ करते हैं। और जब कहती है सरकार कि आप करिए आके काम, लेकिन अपने बूते कीजिए, तो ये परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ चाइना का माल पूरी तरीके से इस देश में थोप दिया जाता है, इसलिए खुश होते हैं, क्योंकि वहां से जिस तरीके से ला करके औने पौने दाम पे और यहां आकर के यहां के लोगों को ठगा जाता है, वह अपने आप में है। दुनिया का उपभोक्ता बाजार बना दिया है इस तरह। दूसरा राहुल गांधी का जो विजन है उस सामाजिक न्याय का है, और उस सामाजिक न्याय में यह है कि इस देश के सारे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ये जितने हैं, सबके लिए जो संविधान में व्यवस्था है, उस संविधान के तहत उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए। उनके चाहे नौकरियां हो, रोजगार हो, दूसरे काम धंधे हो, सब में उनको निर्भीक होकर के काम करने का पूरा हक मिलना चाहिए। उनको उनके क्षेत्रों के मुताबिक, उनके कार्य की कुशलता के मुताबिक काम करने का हक मिलना चाहिए। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सामाजिक नफरत जो फैलाई गई है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, यह सब खत्म होना चाहिए। इसको लेकर के पूरी कार्य योजना है। और न जात पे न पात पे वोट लगेगा हाथ पे, तो इस तरह की स्थिति वाला जो नारा होता था उसको वो करते हैं। वो पंडित नेहरू के उस नारे को लेकर के होते हैं कि यदि अमीरों को सब कुछ सौंप दिया गया, अमीरों को ज्यादा वो किया गया, तो इस देश में विषमता फैल जाएगी, और इस स्थिति में गरीब और गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, और यह खाई नुकसानदेह। तो इन सबको खत्म करने की दिशा में किस तरह सबको एक बेहतर स्थिति में लाया जाए, उस सच्चे समाजवाद की दिशा में काम करने की बात है। तो वह राहुल गांधी विजन प्रस्तुत करते हैं कि न क्षेत्र में बटेगा, न नफरत में बटेगा, यह देश विविधता में एकता का रूप बनेगा। तमाम जो शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है उसको रोका जाएगा, किसी को कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा। यह राहुल गांधी का विजन है। तीसरा विजन जो है उनका है राजनीतिक न्याय का है। जो राजनीतिक न्याय है वो न्याय ऐसे है कि राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल रेंगने लगी हैं नरेंद्र मोदी के आगे, क्योंकि उन सभी में तमाम संघियों को, भाजपाइयों को ढूंढ ढूंढ के भरा जा रहा है, और उसके जरिए अन्याय हो रहा है। उसे खत्म करना है। पंचायती राज को जो ये खत्म कर रहे हैं उसको खत्म करना है। जिस तरीके से ये तमाम शक्तियां छीन रहे हैं, शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी में सबको शक्तियां देने की बात होती थी और इन्होंने एक मुट्ठी में सारी ताकतें रख लेने का कर लिया, उसे खत्म करके फिर से सबको ताकत देनी है, सबको बराबर हक देने हैं, इसकी दिशा में काम करना है। तो विजन बिल्कुल साफ है, और यही विजन 2024 के लोकसभा चुनाव का आधार बनेगा। इसी विजन पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, और इसके लिए सारी चीजें हैं। तो यह जवाब है उन सबको कि कांग्रेस किस बात पे लड़ रही है। क्या मोदी हटाओ का नारा है? नहीं, हम सबको न्याय देने की बात कर रहे हैं, और यही आधार है। और न्याय कैसे देंगे इसका विजन राहुल गांधी प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बड़ी बात। तो यह जब हम सब समझ जाएंगे तो एक बेहतर नतीजा आएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी ये सबको समझा दें, इस बात से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। उनका 56 इंची कथित रूप का सीना असल में कायर सीने की तरह से हो जाता है। वो उनकी कायरता को दर्शाता है। उनकी पार्टी सहमी हुई है, और इसीलिए तमाम ड्रामे हो रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने तो कमर कस ली है, और वो यात्रा भी निकलेगी, और वो जीतेगी भी। जय हिंद।